बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूं आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, ज़िंदगी के तूफ़ानों का मुकाबला करने के लिए उसूल ये है कि कैसी ही मुसीबत और मुश्किल का सामना हो और मायूस कुन सूरत हाल हो, लेकिन अपने जहनी और कल्बी सुकून को बरकरार रखें और बिल्कुल ना घबराएं। घबराने का फ़ायदा तो बिल्कुल कोई नहीं है, नुकसान अलबत्ते बहुत ज़्यादा है। बकौल हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के, मसाइल को हल करने के लिए जब इंसान परेशान होता है तो मसाइल को हल करने की ताकत सल्ब कर ली जाती है। अगर हम गौर करें कि आज तक क्या हमने परेशानी और घबराहट की हालत में कोई काम संवार लिया है? जब भी कोई मामला सुलझा है तो ऐसा सिर्फ पुरसुकून ज़हनी कैफियत ही से मुमकिन हुआ है। यही बात ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि परेशान होना किसी मसले का हल नहीं है। जब हम मसाइल के पेश आने पर घबरा जाते हैं तो उनका साइज़ बड़ा होने लगता है, वो पहाड़ बन जाते हैं और हम राई। नतीजा उनकी फतह और हमारी शिकस्त की सूरत में निकलता है। लेकिन जब हम मसाइल की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं तो फिर वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं और हम बड़े, जिसके नतीजे में हम उन पर गालिब आ जाते हैं। जब हम किसी भी नागहानी सूरत हाल का शिकार होते हैं तो अचानक से परेशानी की एक लहर खुद ब खुद अंदर से उठती है जो सारे जिस्म में सरायत कर जाती है और हमारी ताकतों और सलाहियतों को मुंजमद कर देती है। इस लहर को कंट्रोल करना है ताकि हम कायम रह सकें। तारीख़ के अंदर जितनी भी नामवर शख्सियात दिखाई देती हैं उन सब में ये बात मुश्तरक है कि वो हर किस्म के हालात में अपने अंदरूनी हौसले को बरकरार रखना जानते हैं। ऐसी एक हकीकत को देखने के लिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। बीबी, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आ रही, आप कहना क्या चाह रही हैं? इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मगर ज़रा आप तफसील से बताएंगे कि आखिर आपके साथ हुआ क्या है? इंस्पेक्टर साहब, मैं और मेरी बेटी और मेरा शौहर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। मखदूम सर, ये बीबी जो भी बात कह रही है ना सर, साथ साथ तहरीर करते जाओ। जी सर। बाबा, शुक्र है आपका चेहरा देखना नसीब हुआ, नहीं तो आप दोबारा दिन दुकान पर होते हैं। जी बेटा, मैं इस बात का इतराफ़ भी करता हूँ और माजरत भी करता हूँ कि मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे सकता। आपके बाबा हमारे लिए ही मेहनत करते हैं, वरना उनका दिल भी करता है वो बीवी बच्चों में बैठे और हमसे बातें करें। हाँ बेटी, तुम्हारी मामा सही कह रही हैं। घर के सरबराह पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। आपने कई बार मुझसे वादा किया हमें सैर के लिए लेकर जाएंगे, लेकिन आप नहीं लेके गए। अब तो कॉलेज की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं। हाँ हाँ बेटी, जरूर लेके जाएंगे। ये हमारी कश्यप बेटी बड़ी खामोश होकर बैठी है। आप भी बाबा से कोई गिला कर ले। बाबा, मुझे भी आपसे वही गिला है जो रुखसाना कह रही है। अच्छा जी, वो जो बात तुम मुझे कह रही थी वो नहीं तुम करोगी? हाँ बेटी, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही लगी हुई है। कश्यप बेटी, अपने बाबा से जो बात करनी है कर लो। फिर मत कहना कि तुम्हारे बाबा टाइम नहीं देते। बाबा, मुझे ना लैपटॉप चाहिए, आगे कॉलेज में ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो हमारी बेटी इतनी सी बात के लिए घबरा रही थी। बेटी, बहुत जल्द आपका लैपटॉप आ जाएगा। थैंक यू बाबा। वेलकम। क्या सोच रहे हैं आप? बस ये सोच रहा हूँ बेगम के कल की बात है, अल्लाह ने हमें 2 फूल सी बेटियां दी थी और आज वो जवान हो गई हैं। जी हाँ, पंजाबी में कहते हैं ना, तियां तरेकवंग वधियां ने। बेटियां कब जवान हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। बस बाप बेटी का प्यार ही इतना गहरा होता है कि वक्त का पता ही नहीं चलता। आपकी तरह मैं भी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती हूँ। बिल्कुल। शुरू में मैं सोचता था कि काश मेरा भी कोई बेटा होता, पर मेरी बेटियों ने
इतना ज्यादा हौसला बढ़ा दिया है कि अब मुझे बेटा ना होने की कोई फिक्र ही नहीं। हमारे लिए हमारा सब कुछ ही हमारी बेटियां हैं। बस बेगम, मैं उनके लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। जो ही उनकी पढ़ाई खत्म होगी हम उनको रुखसत कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। दुआ करना कि अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे और ससुराल में उनको इतना प्यार मिले कि उनको बाप की कभी याद ही ना आए। बेटियां तो बाप का प्यार कभी भूलती ही नहीं। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह हमारी बेटियों का नसीब बहुत अच्छा होगा। कशिफ जरा शर्मीली है और अपने दिल की बात दिल में रखती है, और रुखसाना जरा गुस्से वाली है। अच्छा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? मैं सोच रही थी कि हम अपनी बेटियों की कहीं मंगनी तय कर देते हैं। इनकी पढ़ाई मुकम्मल होगी तो रुखसती भी कर देंगे। क्या तो तुम ठीक रही हो, पर हम ये फैसला अकेले नहीं कर सकते। हम अपनी बेटियों से मशवरा करके ये फैसला कर सकते हैं। जी ठीक है। अस्सलामुअलैकुम कार भाई। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। तार भाई क्या हाल है? और माशाल्लाह, ये आज चांद कहाँ से ले आए? ये तो मार्केट में होते हुए भी नजर नहीं आते। अरे वकार भाई, आपको तो पता ही हम जैसे कारोबारी लोगों का, ना दिन का पता ना रात की खबर। सारा दिन दुकान पे काम करना होता है और फिर रात को फैमिली को टाइम देना पड़ता है। ये बात तो है। अच्छा ये बताएं कि आप लोग ठंडा लेंगे या चाय मंगवाएं? अरे नहीं वकार भाई, कुछ भी नहीं, बस आपकी मोहब्बत है जो हमें खींच लाती है। नहीं यार, कुछ तो बताएं आप लोग। नहीं वकार भाई, कुछ नहीं चाहिए। दरअसल वो एक काम के सिलसिले में आपके पास आए थे। वकार भाई, आपका शनाख्ती कार्ड चाहिए था। दरअसल किसी की जमानत करनी यार भाई, खैर तो है ना? कहाँ जमानत चाहिए थी? कहते हैं तो मैं खुद साथ चला जाता हूँ। अरे नहीं वकार भाई, आप क्यों तकलीफ करते हैं? आप जो हमें शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, बाकी काम हम खुद कर लेंगे। चले, जैसे आप लोगों की मर्जी। और हाँ वकार भाई, शनाख्ती कार्ड के ऊपर ये लिख दीजिएगा कि ये जमानत के लिए है, ताकि कोई गलत इस्तेमाल ना हो जाए। यार भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सुनाए वकार भाई, काम कैसे चल रहा है आपका? बस अल्लाह का शुक्र है, बीवी बच्चों का रिज्क लगा हुआ है। वकार भाई, आपकी 2 बेटियां हैं ना? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने 2 रहमतों से नवाजा है। वकार भाई, आपने तो फिर उनके लिए बहुत कुछ जोड़ा होगा। बस अल्लाह ने जो कुछ दिया है इन्हीं के लिए दिया है। अब बंदा कुछ पैसे तो संभाल के ही रखता है ना। मगर वकार भाई, दुकान पे इतनी रकम ना रखा करें। नहीं भाई, इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे दुकान में थोड़ी रखूंगा। मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है। अरे वकार भाई, आप भी कभी तशरीफ लाए ना हमारी दुकान पर। अरे वो भी तो आपकी अपनी ही दुकान है। अच्छा अशफाक भाई, मैं इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। अच्छा वकार भाई, हमें फिर इजाजत है। यार भाई, कुछ तो खाते पीते जाते हैं आप लोग की। अरे वकार भाई, सब कुछ आपका ही है, बस आपने तशरीफ जरूर लाना है। अब मैं जरूर आऊंगा। बहुत वकार भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह बहुत हाफिज़। मेहरबानी। वाह भाई वाह, क्या बना रही हैं मेरी बेटियां? मामा ये सरप्राइज है, आज कुछ स्पेशल बना रही हैं आपको। बेटा, आपका सरप्राइज खराब नहीं करूंगी, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू तो अच्छी आएगी, रेसिपी जो मेरी है। हाँ, अपने मुंह मियाँ मट्ठू बनने की आदत, बना तो मैं ही रही हूँ ना। अच्छा, तुम दोनों आपस में लड़ो नहीं। मेरी नज़र में मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं
और बहुत अच्छे काम भी करते हैं। अच्छा ना अम्मी, अब आप जाए ना, रेस्ट करें, हमें हमारा काम करने दें। चलो ठीक है। नाज़िन, वक़ार अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा था। उसकी दोनों बेटियां कशफ और रुखसाना कॉलेज से तालीम हासिल कर रही थी, जबकि वक़ार और हानिया बेगम अपनी बेटियों की शादी के बारे में सोच रहे थे। वक़ार एक ताजिर था और उसका ज़्यादातर वक्त अपने कारोबार में ही गुजरता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था और वक़ार की बेटियों को अपने वालिद से इसी बात का गिला था। वक़ार के दोस्त ताहिर ने वक़ार से उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी मांगी, जो कि वक़ार ने बिला किसी दिक्कत के दे भी दी। मगर ताहिर को दिया हुआ शनाख्ती कार्ड वक़ार की ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाने वाला था, आप जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़िन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि वक़ार अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा था। उसकी दोनों बेटियां कशफ और रुखसाना कॉलेज से तालीम हासिल कर रही थीं, जबकि वक़ार और हानिया बेगम अपनी बेटियों की शादी के बारे में भी सोच रहे थे। वक़ार एक ताजिर था और उसका ज़्यादातर वक्त अपने कारोबार में रखता था, इसीलिए वो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाता था और वक़ार के बच्चों को इसी बात का गिला भी रहता था। वक़ार के दोस्त ताहिर ने वक़ार से उसके शनाख्ती कार्ड की कॉपी मांगी, जो कि वक़ार ने बिला झिझक उसको दे भी दी। मगर ताहिर को दिया हुआ शनाख्ती कार्ड वक़ार की ज़िंदगी में क्या तब्दीली लाने वाला था, वक़ार जानता भी नहीं था। वक़ार की ज़िंदगी कैसे तब्दील होने वाली थी, जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। ठीक है, जैसे हमारी बेटियां चाहती हैं वैसे ही होगा। पहले उनकी पढ़ाई मुकम्मल होगी और उसके बाद उनकी शादियों के बारे में सोचा जाए। जी ठीक है। वैसे कुछ पैसे जोड़े हैं आपने शादी के लिए या फिर कमेटियां शुरू कर लें? बेगम, तुम पैसों की फिक्र ना करो। अल्लाह ने जो बेटियों की जिम्मेदारी मुझ पर डाली है उसका मुझे पूरा एहसास है और मैंने अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ जोड़ रखा है। 20 लाख तो मेरे बैंक में पड़ा हुआ है और एक कमेटी भी डाली हुई है जो 6 माह तक निकल जाएगी। इस तरह कुल मिला के हमारे पास 22 लाख रुपया हो जाएगा। फिर तो बेटियों की शादी तक हमारे पास अच्छे खासे पैसे हो जाएंगे इंशाल्लाह। बस तुम फिक्र ना किया करो और जिस तरह तुम मेरी बेटियों की परवरिश कर रही हो इसी तरह परवरिश करती रहो। आप फिक्र नहीं करें, आपकी बेटियां एक मजबूत और बाहिम्मत माँ की बेटियां हैं। मुझे पता है कि तुम एक बहादुर खातून हो। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं वो कम है कि अल्लाह ने मुझे इतना खूबसूरत और प्यारा जीवन साथी दिया। आपकी बदौलत मैं बाहर अपने काम बेहतरीन तरीके से करता हूँ। मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे एक एहसास और मोहब्बत करने वाला शौहर मिला। चलो बाकी सब बातें छोड़ो। काफी दिन हो गया है मेरी बेगम की तरफ से मुझे कोई फरमाइश नहीं है। सब अच्छा है ना? कोई नाराजगी तो नहीं? जी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। सब कुछ तो आपने ला दिया, अब कुछ है ही नहीं। किस चीज की आपसे फरमाइश करूं? फिर भी बेगमात की वार्डरोब अपडेट होते हुए नहीं थकती। बस अब बेटियां जवान हो गई हैं, उनके लिए चीजें बनाने का सोचूंगी। अरे बेगम, कैसी बातें करती हो? तुम तो अभी भी जवान हो। छोड़ें जी, अब मैं अपनी बेटियों के जहेज के लिए पैसा जोड़ना शुरू करूंगी। चले बेगम, जैसे आपकी मर्जी। देखें बीबी, मगर यहाँ तक तो कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसने आपको इन हालात में धकेल दिया हो। मैं बताती हूँ, मेरी दुआ है रब से ऐसा वक्त किसी को ना दिखाए। अच्छा बीबी, आप परेशान ना हो, आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी भूख और प्यास खत्म हो चुकी है।
आप मेरी FIR दर्ज कर रहे हैं। देखें बीबी, मुझे सारा वाक़या बताएं। मैं सारा वाक़या सुनने के बाद ही आपकी FIR दर्ज कर सकता हूँ, पर किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं दिलवा सकता। मुझे भी यकीन है पुलिस इनके जुर्म का हिसाब ज़रूर लेगी। क्यों नहीं बीबी, ये हमारा वैसे भी फ़र्ज़ है कि मुजरम को उसके अंजाम तक पहुँचा के ही दम लेंगे। मैं बताती हूँ आपको सर। भाई क्या हुआ? क्या हुआ वकार भाई? परेशान लग रहे हैं। बस यार, लुट गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ लुट गया। और 2 डाकू आए और मेरा सब कुछ लूट के ले गए। ये तो बड़े अफसोस की खबर है। आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? भाई, रिपोर्ट दर्ज कराने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। मेरी सारी जमा पूंजी तो वो लूट के ले गए। वकार भाई, आपको रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, मेरे ख्याल से यही बेहतर है। आप कहते हैं तो ठीक है। आप कहते हैं तो हम आपके साथ चलते हैं। यार भाई, आप मेरे भाइयों जैसे हैं, हमारा साथ देते हो। बस अगर आप लोगों के पास थोड़ा टाइम है, आपकी मेहरबानी, चलते हैं। बस मुझे थोड़ा टाइम दे दे, मैं अपनी शॉप बंद कर लूँ। जी जी, आप बंद करें, हम शॉप पे ही हैं, आप आ जाइए। वकार अपनी बेटियों रुखसाना और कशिफ से बेहद प्यार और शफकत करता है। वकार एक कारोबारी शख्स था और उसका कारोबार भी अच्छा चल रहा था। वकार की बीवी हानिया बेगम भी एक किफ़ायतशार और सादा दिल खातून थी। वकार की ज़िंदगी बहुत बेहतरीन चल रही थी कि उसकी दुकान पर डाका पड़ गया और वो परेशान हो गया। उन्हीं हालात में वकार के दोस्त ताहिर और अशफाक उसकी दुकान पर आते हैं और उसे बताते हैं कि उनका लॉटरी में 10 लाख का इनाम निकला है, लिहाजा वकार भी लॉटरी में अपना नाम रजिस्टर करवाए। वकार अपने दोस्तों और कारोबारी साथियों के कहने पर लॉटरी में नाम रजिस्टर करवाने की हामी भर लेता है। अब देखना यह है कि क्या वकार का भी लॉटरी में से इनाम निकलेगा या फिर उसे मायूसी का सामना करना पड़ेगा। आप जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि वकार अपनी बेटियों रुखसाना और कशिफ से बेहद प्यार और शफकत करता है। वकार एक कारोबारी शख्स था और उसका कारोबार अच्छा चल रहा था। वकार की बीवी हानिया बेगम भी एक किफ़ायतशार और सादा दिल खातून थी। वकार की ज़िंदगी बहुत बेहतरीन चल रही थी कि उसकी दुकान पर डाका पड़ गया और वो परेशान हो गया। उन्हीं हालात में वकार के दोस्त ताहिर
और इशफाक ने उसकी दुकान पर आने का इरादा किया और उसको लॉटरी में 10 लाख का इनाम निकला, ये बताया। और ये भी कहा कि वक़ार भी अपना नाम रजिस्टर करवाए। वक़ार अपने दोस्तों और कारोबारी साथियों के कहने पर लॉटरी में नाम रजिस्टर करवाने की हामी भर लेता है। अब देखना यह है कि क्या वक़ार का भी लॉटरी में से इनाम निकल पाएगा या फिर उसे मायूसी का सामना करना पड़ेगा। जानने के लिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। पता नहीं ये लोग दूसरों की हक हलाल की कमाई को लूटते हुए सोचते क्यों नहीं है। इन बदबख्त लोगों ने जीना हराम कर दिया शरीफ लोगों का। पुलिस को रिपोर्ट करवाई है मैंने, देखें अब क्या बनता। कुछ भी नहीं होगा। बाबा आपने दुकान में कैमरे नहीं लगवाए क्या? नहीं बेटा, यही गलती की है मैंने, फिर पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। बाबा आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अल्लाह हमें और देगा। बेटी परेशानी तो होती है, मेहनत की कमाई को छीन के ले जाए, दुख तो होता है ना। आपने उनका चेहरा भी नहीं देखा? नहीं, उन्होंने नकाब पहने हुए थे। अब बेड़ा गर्क करें इन लोगों का। शुक्र है कि कुछ पैसे बच गए। आप जल्दी से अपनी दुकान में कैमरे लगवाएं, ये ना हो कि वो दोबारा आए। अब आए तो सही, मैंने भी इनका हाल सोच लिया है। क्या हाल सोचा आपने? अब वो आए तो बच कर नहीं जाएंगे। मैंने अपने एक दोस्त को पिस्तौल का कह दिया है। बाबा कोई जरूरत नहीं पिस्तौल रखने की, बस अल्लाह पर भरोसा रखें, आप इससे ज्यादा पैसे कमा लेंगे। नहीं बेटा, ये लोग ऐसे सुधरने वाले नहीं हैं। अच्छा तो वक़ार आपका शौहर है? आपको कैसे पता? देखें बीबी, उसने इसी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, मगर अफसोस कि ठोस शवाहिद ना होने की बिना पर वो बंदे हिरासत में नहीं आ सके। आपने वो बंदे पकड़ने की कोशिश ही नहीं की होगी। नहीं बीबी, ऐसी कोई बात नहीं। जब भी कोई पर्चा दर्ज होता है तो हमें मुजरम को गिरफ्तार करना पड़ता है, और ना करें तो उसकी भी तफसील हमें हुकाम वाला को जमा करवानी होती है। हम जानबूझकर किसी केस से जान नहीं छुड़वाते। उन जालिमों ने मेरे शौहर से पैसे हथियाए और उसी दिन से बस हमारे हालात खराब होते चले गए। क्या बात है, आप परेशान बैठे हैं? बस काम की वजह से परेशान। जब से उन मनहूस डाकू ने दुकान पर कदम रखा है, कारोबार का खसारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब क्या खसारा हुआ? जब से वो पैसे गए हैं, रूटीन ही नहीं सेट हो रही। हम कमाई के बजाय दुकान से खाए जा रहे हैं। घर का खर्चा, दुकान का किराया और बिजली के बिल, और ऊपर से तो सेलमैन का कर्जा भी चढ़ता जा रहा है। अगर इसी तरह रहा तो दुकान बंद करनी पड़ेगी। आपके पास जो बैंक में पैसे पड़े हैं, इनमें से कुछ निकाल कर दुकान का सेटअप बना ले। बस वो पैसे मैंने फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं, वो मैंने अपनी बेटियों की शादी के लिए रखे हैं। बस उनको मैं नहीं छेड़ना चाहता। तो फिर क्या हल है इसका? अब तो हल यही है कि दुकान की सेल बढ़े तो मैं सारे हिसाब किताब ठीक कर लूं। जो पैसे चले गए हैं वो तो मिलने अब नामुमकिन है। आप कहें तो मैं किसी महल्लेदार से पैसे पकड़ दूं? पैसे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन उतारने तो मैं नहीं है। मैं उधार नहीं पकड़ना चाहता। आप जो लैपटॉप लेके आए थे अपनी बेटी के लिए, वो बेच देते हैं। नहीं आनिया बेगम, मैं अपनी बेटियों को परेशान नहीं देखना चाहता, मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ।
अल्लाह कोई बहुत स्वाब पैदा कर देगा। इंशाल्लाह। यार कमाल ही हो गया। खैर भाई मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपकी 10 लाख की लॉटरी निकली है। यार मुझे भी बताएं, हो सकता है कि मेरी भी किस्मत जाग जाए। क्यों नहीं वकार भाई, मुझे एक मैसेज आया था कि आपकी इतनी की लॉटरी निकली है। मैंने फ़ौरन से रिप्लाई कर दिया और कुछ ही देर बाद मुझे कॉल आ गई। मैंने सारी डिटेल दे दी और कुछ ही दिनों बाद मेरे अकाउंट में 10 लाख की ट्रांजैक्शन हो गई। वाह यार, मुझे तो यकीन नहीं आता कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हैं। वकार भाई, पहले तो मुझे भी इसकी बात पे यकीन नहीं आया था, लेकिन फिर जब मैंने इसकी बैंक की ट्रांजैक्शन देखी तो मुझे भी अब उस मैसेज का इंतजार रहता है। बस वकार भाई, आपको भी जब इस तरह का मैसेज आया ना तो फ़ौरन से रिप्लाई कर देना। हाँ यार, ये तो किस्मत की बात है, हर एक की लॉटरी थोड़ी निकलती है। अरे वकार भाई, अल्लाह खैर करेगा, आपकी किस्मत भी जरूर चमकेगी। मगर वकार भाई एक बात याद रखना, जो मैसेज आपको आएगा ना उस पर आपका आईडी कार्ड नंबर होना चाहिए, उसी पे रिप्लाई करना, वरना आजकल आपको पता है फ्रॉड लोग भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आईडी कार्ड का नंबर तो सिर्फ असली लॉटरी वालों के पास ही होता है। आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही करूँगा मैं। आपके 10 लाख निकल आए। मैंने कहती थी आप हौसला रखें, अल्लाह पाक हमारे हालात जरूर बदल देगा। हाँ बेगम, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। बस मुझे अब उनकी कॉल का इंतजार है। वाह बाबा, आपके चेहरे पे इतनी खुशी देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा मैं तो सोच रही हूँ ये ना हो कि कोई फ्रॉड हो। बेटा फ्रॉड क्या होगा जब हमने उन्हें कुछ देना ही नहीं है। मेरे एक दोस्त आए, कल 10 लाख का इनाम निकला है। अगर वो फ्रॉड होता तो उसे कैसे 10 लाख मिलता? फिर भी 1-2 लोगों से मशवरा करें। बेटी तुम फिक्र ना करो, अब कुछ नहीं होने वाला। अब हमारे पास 10 लाख रुपए आने वाला है। जब 10 लाख रुपया आएगा तो मैं अपनी दोनों बेटियों को सोने के सेट बनवा कर दूंगा। और मेरे लिए कुछ नहीं बनवाएंगे? क्यों नहीं बेगम, पहले तुम्हें किसी चीज की कमी आने दी है? मैं मजाक कर रही थी, मेरा सब कुछ तो आप ही है। और फिर वकार साहब ने उन्हें अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे दी होगी। इंस्पेक्टर साहब, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन दे दी और बस ऐसा झटका लगा कि पैसों के जाने से भी ज्यादा दर्दनाक था। दीदी वो क्या था? वकार के 2 दोस्त ताहिर और इशफाक, उन्होंने वकार की दुकान पर डकैती हुई और उसके बाद से वकार अपने आप को संभाल ही नहीं पाया। उसको कारोबार में भी दिन ब दिन नुकसान हो रहा था। वकार की बेटियां और बीवी उसे हौसला दे रही थी, मगर वो कारोबार में मुसलसल नुकसान की वजह से मायूस हो चुका था। हानिया के शौहर वकार के साथ क्या हुआ था और हानिया पुलिस स्टेशन में क्या इंकिशाफ करने वाली थी, हम भी जान पाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि वक़ार की दुकान पर डकैती, उसको कारोबार में भी नुकसान हुआ और वक़ार की बेटियां और बीवी उसे हौसला दे रही थी, मगर वो कारोबार में मुसलसल नुकसान की वजह से मायूस हो चुका था। हानिया के शौहर वक़ार के साथ क्या हुआ था और हानिया पुलिस स्टेशन में क्या इंकिशाफ करने वाली थी, जानने के लिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तुम लोगों ने मुझे मशवरा दिया था कि लॉटरी निकलेगी। लॉटरी तो दूर की बात, मेरे बैंक में पड़े हुए 20 लाख भी गायब हो गए। पैसे तो तुम लोगों को देने पड़ेंगे, आई समझ तुम लोगों को। ओ भाई, तेरे पैसे हमने थोड़ी लिए हैं, मेरी लॉटरी निकली है, लॉटरी, और यही बात सच है। अगर तुम्हें समझ नहीं ना आ रही तो जाके मेरे बैंक अकाउंट में रकम देख सकते हो। ऐसे ख्वामख्वाह इल्ज़ाम मत लगाओ हमारे ऊपर। वकार भाई, आप महज हम पर गुस्सा कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप हमें इतने सालों से जानते हैं और हमारी इस बाजार में दुकान भी है और हम कारोबारी लोग हैं। हमें आपके साथ ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत है? हाँ, हम ये जानते हैं कि हमने लॉटरी वाला मशवरा आपको दिया है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हमने आपके साथ फ्रॉड किया है। ताहिर, तुम मेरा शनाख्ती कार्ड लेकर गए थे और तुमने शनाख्ती कार्ड देकर मुझे मैसेज किया। सिर्फ तुम ही जानते थे कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं। यार कमाल की बात करते हो, मेरे पास किस चीज़ की कमी है जो तुम्हारा माल हड़प करूंगा मैं? और हाँ वकार भाई, आपने खुद कॉल करके फ्रॉडिये को अपने बैंक की सारी तफसील बताई है, हमने नहीं। कॉल तो मुझे उसकी आई है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम लोगों का जानने वाला था। चलो ये मान लेते हैं कि वो हमारा जानने वाला था, लेकिन सारी तफसील तो तुमने खुद बताई है ना, और बेवकूफ़ तो तुम खुद हो। हाँ हाँ, मैं बेवकूफ़ हूँ जिसने तुम लोगों के कहने पर अपनी सारी कमाई लुटा दी। पर्चा तो तुम लोगों के खिलाफ कटेगा। अब इसका फैसला अदालत करेगी कि तुम लोग सच्चे हो या झूठे। अच्छा ठीक है, आपने जो करना है कर लें, अब इससे ज्यादा हम आपको कुछ नहीं कह सकते। चलो यार। तो बीबी, आपके कहने का मतलब ये है कि आपके शौहर के साथ जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार ताहिर और अशफाक हैं? जी इंस्पेक्टर साहब। मगर बीबी, अदालत सबूत मांगती है। आपकी ये घड़ी हुई कहानी अदालत में ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। सबूत इकट्ठे करना आपका काम है इंस्पेक्टर साहब। मैं तो यहाँ मुकदमा दर्ज करवाने आई हूँ ताकि अपने शौहर और अपने बच्चों को इंसाफ दिलवा सकूँ। बीबी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ मिले, मगर उसके लिए कोई ठोस शवाहिद भी होने चाहिए ताकि आपका मुजरम कानून के शिकंजे से बच ना पाए, भाग ना पाए। सबूत के तौर पर फिलहाल मेरे शौहर का मोबाइल मेरे पास मौजूद है, आप उसकी फोरेंसिक करवा सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है मेरे घर का सुकून बर्बाद करने वालों के लिए ये सबूत काफ़ी होगा। चले मोबाइल भी देख लेते हैं, मगर आप मुझे ये बताएं कि आपके शौहर ने ऐसा कैसे कर दिया? बताती हूँ। उस रात मेरे शौहर ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर रखा हुआ था। मैं और मेरी बेटी का घर से बाहर थी। हमने बार बार दरवाज़ा खटकाया पर अंदर से दरवाज़ा नहीं खुला। हमने बहुत कोशिश की। मैं कहाँ जाऊँ? इन धोखेबाजों ने मुझसे मेरी सारी उम्र की मेहनत छीन ली। मेरी 2 जवान बेटियां हैं, अभी तो उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और उन्होंने अपने घर रुखसत होना है। कहाँ से जोड़ूंगा मैं इतना पैसा? मैंने 1-1 रुपया करके अपना और अपने बच्चों का पेट काट कर मैंने ये पैसे जोड़े थे। इन कम बख्तों ने ज़रा एहसास नहीं किया कि एक गरीब आदमी ने ये कैसे दिन रात करके 1-1 रुपया जोड़ा होता है। मेरा तो ये सोच सोच कर दिमाग फट रहा है कि मैंने ताहिर और अशफाक के बहकावे में आकर अपने बैंक अकाउंट और घर की सारी तफसील इन्हें फ़ोन पर बता दी। सच कहते हैं लालच बुरी बला है। मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों का गुनहगार हूं।
अपनी जवानी में भी इन्हें पेट भर कर खाना नहीं खिलाया। अब जरा हालात सुधरे ही थे तो मैंने लालच में आकर अपना सब कुछ गवा दिया। मैं अब जिंदा नहीं रहूंगा, मुझे इस धोखेबाज दुनिया में नहीं रहना। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा बाप बहुत ही बुज़दिल निकला, बहुत बुज़दिल। पापा आपने ऐसा क्यों किया? मेरी तो दुनिया उजड़ गई। बेचारा वकार कहता था मेरे बैंक में 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है। कहाँ है 20 लाख? अच्छा यार, अगर वो पुलिस के पास चला गया तो हम फंस सकते हैं वैसे। अरे पुलिस के पास जाता है तो जाए, हमारे खिलाफ कुछ सबूत मिलेगा तभी फर्द जुर्म आयद होगी ना। अच्छा, आप चुपचाप मेरा 10 लाख मुझे दे दे। अरे यार परेशान क्यों हो गया है? सब कुछ मिल जाएगा, पहले मामला तो ठंडा होने दे। देख, अगर तूने मेरे साथ धोखा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार मैं तुझे ऐसा दिखता हूँ क्या? तेरी हंसी से मुझे खौफ आ रहा है, मेरा हिस्सा दे दे। तो कौन सा हिस्सा? क्या काम कर जाके अपना, कोई हिस्सा नहीं है तेरा। अच्छा, तो फिर मैं जाके वकार भाई को सब कुछ बताता हूँ तेरे बारे में। जा बता जाके, खुद भी जेल में सड़ेगा। अच्छा टेंशन मत ले, तुझे 2 लाख रुपए देता हूँ। अबे मुझे पूरे पैसे चाहिए। तुझे कह रहा हूँ 2 लाख रुपए देता हूँ। बीवी, आप परेशान ना हो, हम आपका मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आपके साथ इंसाफ हो। मखदूम सर, इस बीवी का बयान कलमबंद करके FIR दर्ज कर दो। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दे इंस्पेक्टर साहब। गलती? हर मुजरिम जुर्म करने के बाद ये कहता है कि उससे गलती हो गई। तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से एक शरीफ नफ्स इंसान ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। सर हमें माफ कर दे, हमें नहीं पता था कि वकार भाई इतना बड़ा इकदाम उठाएंगे। माफी मांगनी है तो उस औरत से मांगो जिसने अपने शौहर के साथ न जाने कितने ही ख्वाब देखे होंगे, जिनको तुम लोगों ने ढेर कर दिया। और माफी मांगनी है तो उन मासूम बेटियों से मांगो जिनको तुमने पल भर में यतीम कर दिया। वो आज भी अपने बाप का रास्ता देखती होंगी। तुम जैसे अपराधियों को तो सजाए मौत होनी चाहिए। नाज़रीन, हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ औकात में ऊंच नीच, खुशी गमी आती रहती है। हर वक्त एक जैसा नहीं होता। कोई इंसान रिश्तों में दरार आने पर अफसरदा होता है तो कोई करियर के हवाले से फ़िक्रमंद होता है।
गर्ज ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौक़े आते हैं जब इंसान को मायूसी के गहरे बादल घेर लेते हैं, लेकिन मुश्किल सूरत हाल में हर इंसान की कैफियत बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। कोई मुश्किलात से लड़ाई का फैसला करता है तो कोई बिल्कुल मायूस होकर ख़ुदकुशी का ख्याल जहन में ले आता है, जो इंतहाई ख़तरनाक अमल है। ऐसे लोगों से आम तौर पर तो यही दरख्वास्त की जाती है कि मुश्किल सूरत हाल का मुकाबला करना सीखें और अपने दुखों को कम करने के लिए अहले खाना, करीबी दोस्त या रिश्तेदारों से तफसीली गुफ्तगू करें। ऐसा करने से यकीनन कोई ना कोई हल ज़रूर निकल जाएगा। मगर हम आपको इसके अलावा कुछ नुकात पेश कर रहे हैं जिन पर अमल करके खुदकुशी जैसे मनफी ख्यालात से बचा जा सकता है। तो आइए नाज़रीन उन नुकात पर बात करते हैं। नाउमीद हरगिज़ मत हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, आपको हर हाल में पुरुमीद रहना होगा कि यही एक वाहिद रास्ता है। खुदकुशी से कभी मसाइल हल नहीं होते। अगर आप मुश्किल हालात का मुकाबला करते थक गए हैं और अब सोच रहे हैं कि खुदकुशी के अलावा आपके पास कोई हल नहीं, तो याद रखें कि खुदकुशी करने के बाद मसाइल हल नहीं होंगे, क्योंकि शायद आपको तो निजात मिल जाए लेकिन आपके चाहने वाले यानी कि आपके अहले खाना और दोस्त आपकी इस हरकत की वजह से मज़ीद परेशान हो। इसी के साथ दीजिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।